हरिओम, नमस्ते, नमो नमः। सभी का स्वागत है इस कक्षा में जिसका नाम है सुरवाणी विलासः। यह प्रारंभिक संस्कृत अध्ययन कक्षा है जिसमें हम भाषा सीखते हैं। तो प्रार्थना करके प्रारंभ करते हैं। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै ब्रह्मदेवमात्मबुद्धिप्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। अब तक हमने धातुओं के 3 into 3 ग्रिड कंप्लीट किया। फिर शब्द रूपों के जो अकारांत पुल्लिंग अकारांत नपुंसकलिंग है उनके हमने पूरे 7+1 into 3 टेबल कंप्लीट कर लिया। अभी हम उसी ब्लॉक में अव्ययों को छोड़ के आगे बढ़े थे, तो अभी हम अव्यय करने जा रहे हैं। मैंने नहीं पढ़ाया ना, अव्यय का एक भी अंश आप लोगों को नहीं पढ़ाया था ना, इस कक्षा में नहीं पढ़ाया। हमने थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया था लास्ट टाइम, आपने थोड़ा सा नहीं अन्वय कह रहे ना, अव्यय अव्यय अन्वय नहीं, अव्यय अव्यय नहीं बताया, अव्यय नहीं पढ़ाई, इस कक्षा में नहीं पढ़ाई। हाँ, तो आज हम लोग अव्यय पढ़ने जा रहे हैं। अव्यय कितने प्रकार के होते हैं, अव्यय क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, उनके अर्थ क्या होते हैं और उनके उदाहरण। ठीक है, ये सब हम सीखने जा रहे हैं आज। तो स्वागत है एक नए अध्याय का। ठीक है, नया अध्याय यानी नया ब्लॉक नहीं है, दिस इज अ पार्ट ऑफ द सेकेंड ब्लॉक। तो उसी ब्लॉक में एक नया कॉन्सेप्ट है अव्यय। ठीक है, तो इन सेंटेंसेस को एक बार सुनिए। रामः कृष्णः च गच्छतः। राम एव गच्छति, कृष्णः न गच्छति। हा रामः वनं गच्छति। रामः गच्छति, कृष्णः अपि गच्छति। रामः गच्छति, रामः अपि गच्छति, अपि रामः गच्छति। अथ रामः गच्छति। रामः शनैः गच्छति। रामः गच्छामि इति वदति। ठीक है, तो इन सब में हमको जो पता है रामः कृष्णः गच्छति, इनके साथ साथ हम कुछ और अंशों को देख रहे हैं जो इस डॉक्यूमेंट में पिंक कलरली लिखे हुए हैं। ठीक है, तो च, एव, न, हा, अपि, अपि, अथ, शनैः, इति। ठीक है, इन सबको हम लोग अव्यय बोलते हैं। ठीक है, इनका नाम अव्यय है। जैसे आप सेंटेंस में देख रहे हैं कि इनका कुछ तो इनके ऐड होने से सेंटेंस में कुछ फर्क पड़ रहा है। ठीक है, हर वाक्य में इनके जुड़ने के कारण अर्थ में कुछ तो परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, अस्तु। तो इनके जोड़ने से हम लोगों को एक अर्थ में परिवर्तन हो रहा है। जैसे रामः गच्छति, रामः कृष्णः च गच्छतः। ठीक है, तो दोनों मिलकर जा रहे हैं। ठीक है, रामः गच्छति, रामः एव गच्छति, दोनों में क्या अंतर है, कुछ तो अर्थ में अंतर है। कृष्णः न गच्छति, कृष्णः गच्छति, कृष्णः न गच्छति। फिर हा रामः वनं गच्छति, हा अयो अहो। ठीक है, उस प्रकार का एक्सप्रेशन। फिर एक देखते हैं, रामः अपि गच्छति। ठीक है, अपि रामः गच्छति, ये भी एक है, अपि का पोजीशन बदल गया है। फिर अथ रामः गच्छति, अथ प्रथमोऽध्यायः इत्यादि। फिर रामः शनैः गच्छति।
रामः गच्छामि इति वदति, रामः वदति, रामः गच्छामि इति वदति। ठीक है, इस प्रकार के देखते हैं कि इनके कुछ कुछ तो अर्थ बदल रहे हैं। तो सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है उसमें इनका फिटिंग कैसे होता है, इनका रोल क्या होता है, इनका फंक्शनिंग क्या होता है, इन सब पर एक बार हम ध्यान देते हैं। सबसे पहले हम अव्यय का एक शाब्दिक अर्थ, उसका शब्द निर्माण कैसे हुआ है ये देखते हैं। वि उपसर्ग पूर्वक इण गतौ धातु का अच प्रत्यय से व्यया बनता है, न व्यया अव्यया। इस प्रकार का इसका स्ट्रक्चर एक बार फिर बताती हूँ। वि उपसर्ग पूर्वक इण गतौ धातु, ठीक है, इससे अच प्रत्यय जुड़ता है। ठीक है, तो वि अय व्यय, ठीक है, ये अच प्रत्यय से नाउन बन जाता है, फिर उसको हमने निगेट कर दिया, यानी कि उसका नहीं तत्पुरुष कर दिया, फिर उससे वो अव्यय, अव्यया बन गया। और ये नित्य नपुंसक लिंग शब्द है अपने लिए। हम लोग अभी व्याकरण भाषा पढ़ रहे हैं, तो उससे संबंधित जो अव्यय शब्द है वह नपुंसक है, नित्य नपुंसक है। और कभी कभी पुल्लिंग में भी इसका होता है, लेकिन उसमें अर्थ अलग होता है। पुल्लिंग में अव्यय शब्द का अर्थ होता है परमात्मा, एक भी कम नहीं, एक भी ज्यादा नहीं, परमात्मा सर्वोन्नत जो है उसका नाम भी अव्यय है, क्योंकि इसका जिसका व्यय नहीं होता, जिसका कोई व्यय, व्यय यानी नाश, नाश रहित, अविनाश, अविनाशी, ठीक है, वही अर्थ अव्यय शब्द का भी है। पर हम लोग ना ही वेदांत पढ़ रहे हैं, ना ही कोई अन्य शास्त्र पढ़ रहे हैं, ना ही भगवत चिंतन कर रहे हैं अभी, ठीक है, पर हम व्याकरण पढ़ते पढ़ते उस परमात्मा की बहुत ही अनोखी रचना, जो भाषा है मनुष्यों के लिए बहुत उन्नत वर है, ये वरदान है, उसको पढ़ रहे हैं। तो कोई गलत नहीं है अव्यय शब्द से परमात्मा को एक बार स्मरण कर लेना। ठीक है, तो अव्यय होता है एक शब्द विशेष, ठीक है, तत्परे विभक्तिर न तिष्ठति अतएव लिंगत्रया विकृतम, ये कोश में दिया हुआ अर्थ है। ठीक है, तत्परे, अव्यय के पर में ये एक शब्द विशेष होता है, जैसे नाम पद होता है, जैसे क्रियापद होता है, वैसे ही अव्यय पद होता है। तो अव्यय पद में एक विशेष ये है कि उसके आगे विभक्ति नहीं होती है। ठीक है, अतएव लिंगत्रय अविकृतम, दो तीनों लिंगों में अविकृत होता है, बिना चेंज के होता है। ठीक है, और इसमें कोई प्रत्यय नहीं लगता है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में कातंत्र व्याकरण में कुछ बताया गया है। कहीं तो ये कुछ और सोर्स दिया था, तो मुझे लगा कि शब्द कल्पद्रुम में ही हम इसको ले लेते हैं। ठीक है, उसी को लेते हैं। तो सदृशं त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्नव्येति तदव्ययम्। एक और बार, सदृशं त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्नव्येति तदव्ययम्। जो तीनों लिंगों में समान हो, त्रिषु लिंगेषु सदृशम, विभक्तिषु सर्वासु च सदृशम, सभी विभक्तियों में समान है, वचनेषु च सर्वेषु यत् न व्येति, जो जिसका व्यय नहीं होता, जिसका डिक्लेंशन नहीं होता, जो डिक्लाइनेबल नहीं है, वो इनडिक्लाइनेबल अव्यय कहा जाता है हमारी संस्कृत भाषा में। ठीक है, तो ये इसका ऑलमोस्ट डेफिनेशन कह सकते हैं, अव्यय का एक डेफिनेशन है। ठीक है, और दूसरे कोश में ये बताते हैं कि तो ये वि उपसर्ग पूर्व इणगतौ, वही अच्छ प्रत्यय नपुंसक लिंग में है, और नई तत्पुरुषा समास में, नई तत्पुरुषा
समास है ये। और इसका मीनिंग बता रहे हैं, सर्वासु विभक्तिषु सर्ववचनेषु च एकरूपे शब्दे। ठीक है, शब्द वृत्ति धर्म विशेषे यथा स्वरादयो अव्ययाः। ओके, लिंग वचन विभक्तयः न सन्ति। सो सर्वप्रधान हमने अव्यय के बारे में ये जाना कि इनका लिंग वचन विभक्ति नहीं होते हैं, और उसी बात को दूसरे रूप में ये लोग बता रहे हैं कि उसमें परिवर्तन नहीं होता है। अगर हो तब तो परिवर्तन हो, ठीक है, वो सभी में एक समान होते हैं, एक समान विभक्ति होती है, एक समान वचन होता है। ऐसा बोलते हैं तो हम लोग सोचते हैं चलो एक तो वचन होता होगा, चलो एक तो विभक्ति होती होगी, तो बिल्कुल नहीं है। उसमें कोई विभक्ति नहीं होती, उसमें कोई वचन नहीं होता, यानी उसका कुछ होता ही नहीं है। वो जैसा होता है वैसा ही रखा रहता है। कुछ होते हैं ना कुछ लोग बिल्कुल बदलते ही नहीं है, कहीं पर भी हो एक ही समान, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, ठीक है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो ऐसा ही अव्यय भी है, ना बुरे से संबंध ना अच्छे से संबंध, बस वो स्थिर रहता है। जैसे राम शब्द है, उसका रामः रामौ रामाः रामेण, हाँ, फिर रम धातु से बना कुछ और, फिर रंतुम, हाँ, रत्वा, ठीक है, इस प्रकार कई सारे इसके रूप बनते हैं, पर अव्यय के कोई रूप नहीं होते, ना ही बनते हैं, ना कुछ बनने वाले हैं। वो सृष्टि के आदि में वो जिस प्रकार था आज भी वैसा ही है उसमें, इसीलिए उसको अव्यय कहा गया है। एकदम परमात्मा के स्वरूप की तरह उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी कुछ भी नहीं होता। कहीं पर भी रखो वाक्य में, कहीं पर भी उसको ले जाके कुछ भी करो, वो न हाँ बोलता है ना बोलता है, बस बैठा रहता है वाक्य में, ठीक है, अपना काम करता है। बहुत अच्छा है ना ये, बहुत सुंदर कॉन्सेप्ट में जीवन में सीखने के लिए अव्यय बहुत कुछ हमको सिखाते हैं, ठीक है। हाँ, तो सर्वत्र एक रूपकाणी, एक ही रूप के होते हैं, ठीक है, एक ही रूप के होते हैं, तो उनको हम लोग कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। शब्द रूपाणी धातु रूपाणी इव रूपांतराणी न। तो इसका क्या विशेषता है, हम पहले ही हम शब्द रूप धातु रूप पढ़ चुके हैं ना, तो उसके जैसे गम धातु का गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, गत्वा गंतुम, हाँ, और गमयिता, हाँ, ये सब बन रहे हैं, वैसा इसका नहीं बनता है। नेक्स्ट, ये जो अव्यय होते हैं इनका ना बहुत बड़ा एक फंक्शन है, वो है विच्छित्ति में। विच्छित्ति का अर्थ होता है विच्छित्ति ही या विच्छित्ति ही दोनों है। उसका एक अर्थ ये है इडियम, ठीक है, इडियम में अव्ययों का बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है। जैसे हिंदी में कुछ कुछ इडियम्स होते हैं, उसमें जैसे हमने एक बार इडियम का बहुत अच्छे से डिस्कस किया था इस कक्षा में या किसी कक्षा में, कि वो नहीं तो ऐसा है, इसमें तो का कोई अर्थ नहीं होता है, ठीक है। फिर हाँ नहीं, कोई अर्थ नहीं होता है, एक ये और प्रयोग होना, और दूसरा है वो तो नहीं आया, उसने तो नहीं बताया, तो वहां पर जो तो का प्रयोग है उस इट इज एडिंग, उसके बिना आप सेंटेंस बोले उसने नहीं बताया, क्या उसने बताया, उसने नहीं बताया, यहाँ पर भी वाक्य खत्म हो जाता है। नहीं नहीं उसने तो नहीं बताया, तो उसने तो नहीं बताया, इसमें उसको बताना चाहिए था, ऐसे कैसे भूल गया, और उसके नहीं बताने से मेरे को कितना प्रॉब्लम हुआ, ये सब भावना केवल वो तो से हमको ध्वनित हो रहा है। अब आप समझे संस्कृत में च है, तो अभी आगे पढ़ेंगे तो उन सब का प्रयोग भी कुछ इसी टाइप का होता है। मुझे कुछ और हिंदी के उदाहरण तो अभी याद नहीं आ रहे हैं, ठीक है, जिस प्रकार से टोन से बहुत कुछ हम साधित करते हैं। जैसे भाषा बताते बोलते समय हम अपने टोन, अपना जो एक ये रहता है ना, अपना इंटोनेशन बोलते हैं, उससे स्ट्रेस वगैरह से हम लोग बहुत कुछ साधित करते हैं भाषा में। इसीलिए अगर मैं बोलूंगी मैं यहाँ नहीं आई पर तुम लोग ना इधर बैठे रहो, ऐसा मैं बोलूंगी, ठीक है, तो आपको तुरंत पकड़ में आ जाएगा, अरे ये तो हिंदी वाली नहीं है, तो कुछ और बोल रही है, ये किसी और भाषा का प्रभाव हमारे भाषा पर डाल रही है। तो ऐसा नहीं, आज मैं आपके जैसे बोलूंगी, आपके जैसा एक्सेंट यूज करूंगी, आप लोग जैसे ऊंचा नीचा सेंटेंस में होता है, तो उन सब से हमको काफी इंफॉर्मेशन मिल जाता है, ठीक है, और कुछ कुछ शब्दों के द्वारा हम साधित करते हैं। तो ये जो इंटोनेशन से साधित हो रहा है वो मौखिक भाषा तक ही सीमित रहता है, ठीक है, इट डजंट गो टू द रिटन लैंग्वेज। तो हम रिटन लैंग्वेज में क्या करते हैं, कुछ कुछ वी यूज सर्टेन वर्ड, सर्टेन पदांश या फिर छोटे छोटे शब्द उसको यूज करते हैं, जिनके कारण से हमको
वो इफेक्ट आता है, ठीक है। तो वैसे ही ये अव्यय भी है, एंड दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द इडियम। हम लोग अव्ययों पर ज्यादा ध्यान नहीं देने के कारण और उनको सही से नहीं समझने के कारण, जैसे कहीं भी श्लोक में हमको च और तू दिख गए तो हम लोग बोलते हैं अरे पद पूर्णार्थ है, हो गया खत्म, पद पूर्णार्थ है, अरे सिर्फ पद पूर्णार्थ के लिए इतने सारे च और तू लगाएंगे, नहीं ना। हाँ, तो ये जो न है ऐसा ही है ना, तो दैट्स अ क्वेश्चन टैग इन इंग्लिश, तो क्वेश्चन टैग तो हम भी उसको बोलते हैं, ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं है ना। तो और दिस काइंड्स ऑफ थिंग्स, तो ये सब अव्यय के द्वारा हम संस्कृत भाषा में साधित कर सकते हैं। तो विच्छित्ति एक बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है जिसका अभी तो वी लॉस्ट द कंट्रोल, वी लॉस्ट द कनेक्शन, वी लॉस्ट द एग्जैक्ट आइडिया कि ये किस अर्थ में संस्कृत में बोलते होंगे। जैसे तेलुगु एक प्रवाह वाली भाषा है, हिंदी एक प्रवाह वाली भाषा है, तो हिंदी में कोई संदेह आया तो भगिनी इस एक्सप्रेशन को हम कैसे बोलेंगे, मैं पूछूंगी, आप लोग बताएंगे भैया किसको बताइए, वो तो बता देंगे। तो संस्कृत के बारे में हमको कौन बताएगा कि इस वाक्य को कैसे कहते थे। मैक्सिमम हम अपने प्रोनाउंसिएशन के दोषों को सही कर सकते हैं, जो वेद पढ़ते हैं वेदोच्चारण बहुत ही उत्तम रीति से, वो कनेक्टिविटी अभी भी है हमारा, तो वो तो हम लोग बोल पाते हैं। पर व्हाट अबाउट दिस, व्हाट अबाउट द इडियम, वो चला गया है, तो वो किस एक्सप्रेशन को किस अर्थ में उन्होंने ये प्रयोग किया हमको कुछ पता नहीं। तो मैं कभी ये नहीं चाहूंगी कि मेरे विद्यार्थी भूल कर भी ये एक पदपूर्णार्थ है, इसका कोई अर्थ नहीं है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए किसी को भी, ठीक है। नो बडी विल यूज सच स्टूपिड एक्सप्लेनेशंस, ठीक है। मैं बस इतना बोलूंगी कि वो कुछ मीनिंग होता होगा, कुछ इडियमेटिक होता होगा, एंड वी हैव लॉस्ट इट। हाँ, कुछ पंडित करते होंगे जिनको ज्यादा कविता नहीं आती है या कुछ एक्सप्रेशन कंप्लीटली नहीं करना पड़ता, उनको नहीं करने से बचना चाहते हैं, पदपूर्णार्थ करते होंगे, पादपूर्णार्थ मना नहीं करूंगी, पर हर जगह हर चीज पादपूर्णार्थ ही है ऐसा नहीं कह सकते, ठीक है। ठीक है, तो ये अवयवों के लक्षण एक बार फिर से देखते हैं पूरा। हाँ, तो इसका सबसे पहला है परिवर्तनम नास्ति, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता रूप में, ठीक है। फिर और कौन कौन से चीजों को, लिंगमाश्रित्य परिवर्तनम नास्ति, विभक्तिमाश्रित्य परिवर्तनम नास्ति, वचनमाश्रित्य, संदर्भमाश्रित्य, कालमाश्रित्य, पुरुषमाश्रित्य। तो यही सब तो है जो शब्दों को नाम रूप क्रिया रूप इन दोनों एरियाज में, जिसको जो जो प्रत्यय, जो जो अंश, जो जो क्राइटेरिया, जो जो चीजें इसमें होती हैं, वो सब अव्यय में चेंज, कोई परिवर्तन उसमें नहीं होता है, वो सब इससे नॉट एप्लीकेबल, एवरीथिंग। लिंग आ गया, वो बोला नॉट एप्लीकेबल, चले जाओ। विभक्ति आई, वो बोला नहीं नहीं तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। वचन आया, वो बोला नहीं नहीं जाओ जाओ अपना काम देखो, ठीक है। संदर्भ आया, संदर्भ के से भी उसका कोई ये नहीं बदलता, सिर्फ ईडीएम है जो हम लोग नहीं समझ पाते हैं, तो उसमें कुछ बदला भी तो अभी हमको कोई लाभ नहीं है, ठीक है। वी आर वेरी अनफॉर्चुनेट, ये सबसे बहुत ही अनफॉर्चुनेट फीचर है। आई वांट यू ऑल टू वेल अबाउट इट फॉर सम टाइम, थोड़ी देर हम सब दुखी होते हैं कि वी डोंट हैव दैट नाउ, वी हैव लॉस्ट इट। कम से कम थोड़ा दुखी होके मन को ये पहुंचेगा जब भी सोचती हूँ इस बारे में, हाँ, कि संस्कृत कैसे बोलते होंगे उस टाइम, वो चीजें कैसी कितनी सुंदर होती होंगी, एंड वी हैव लॉस्ट इट ऑल। इंग्लिश तो बहुत अच्छा समझने, अच्छा इंग्लिश में इडियम को क्या बोलते हैं, बड़ी इच्छा से लोग इसको राइटली कैसे प्रोनाउंस करते हैं, बहुत ही इच्छा से, अरे हम इंग्लिश ना गलत बोलेंगे तो लोग ना पता नहीं क्या सोचेंगे, हमारा ना बहुत अपमान हो जाएगा। लेकिन संस्कृत को हम कितना भी गलत बोल सकते हैं, संस्कृत में हम कुछ भी नहीं जानेंगे तो भी चलेगा, उसके हम इच्छावश जैसे इच्छा वैसे शब्दों को डालेंगे लाएंगे, हर भाषा से लाके उसमें कचरा कर देंगे। ये सब तो हमको, संस्कृत तो किसी का नहीं ना, कोई आके रोएगा नहीं ना। हिंदी को कुछ बोलेंगे तो सारे हिंदी वाले उद्यम कर देंगे, रिवोल्ट कर देंगे। इंग्लिश को कुछ बोलेंगे तो सभी देशों से निकल कर आएंगे, हमारी भाषा को क्या कर रहे हो बोल के। तेलुगु के बारे में कुछ शब्द ऐसा भी बोली ना तेलुगु के बारे में तो आके लोग मुझे मारेंगे भी, ऐसे लोग हैं यहाँ पर, ठीक है। सबको अपनी अपनी भाषा पर बहुत अभिमान है, पर संस्कृत इज एन ऑर्फन टुडे। तो किसका दायित्व है संस्कृत, तो ये अव्यय पढ़ते हुए मुझे बहुत ही इस बात का भान होता है, कौन है संस्कृत का बताने वाला, कि संस्कृत को देखो कुछ किया ना, देखो तुम्हारी ना जान ले लूंगी, ऐसा बोलना चाहती हूँ मैं, तुम्हारी ना खैर नहीं, तुम्हारी रक्षा कोई नहीं करेगा अगर संस्कृत को तुमने कुछ बोला।
आज भारत भूमि पर ऐसा बोलने वाला एक भी महात्मा व्यक्ति जीवित नहीं है। ठीक है, तो हम सब लोगों का दायित्व है संस्कृत, हम सब लोगों का बच्चा है संस्कृत, हम सब लोगों को बहुत कुछ लगता है, वो हमारा नाना चाचा पिता माता सब कुछ संस्कृत है। ये सोचकर हम उसकी सेवा रक्षा और उसको पुनरुत्थान, ऐसा नहीं है कि वो कहीं गिर गई है हम उसको उठा रहे हैं, ऐसा नहीं, वो हमें सहारा दे रही, हम उठ रहे हैं, वो हमारा दौर्भाग्य है कि संस्कृत को हम बचा नहीं पा रहे। वो तो बहुत ही अच्छी है, उनको जो भी संजीवनी बूटी की तरह उनके पास जो भी आता है, कुछ वानर तो उसके केवल गंध मात्र से जीवित हो गए थे वापस। संस्कृत भी ऐसी, थोड़ा उसके आसपास इर्द गिर्द आ जाते, हमारे अंदर जान बढ़ने, ऑक्सीजन लेवल्स बढ़ने लगते हैं। तो ये कोरोना में बोल रहे ना सिलेंडर्स लो ये लो, अरे मुझे लगता है जाके थोड़ा श्लोक सुना दो, वो जीवित हो जाएगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इतनी शक्ति है रुद्रम में, इतनी शक्ति है विष्णु सहस्त्र नाम में, इतनी शक्ति है संस्कृत के उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ ही, बोल दीजिए उसके पास जाके, वो तुरंत वापस आ जाएगा अपनी स्वस्थिति में। इतनी शक्ति आज भी संस्कृत के अंदर है। ठीक है, तो we all will study, we all will learn, we all will think about this language in a different manner than any other language। सीखते हैं जर्मन, सीखते हैं जापानीज, सीखते हैं, उन सबसे भिन्न अपनी भाषा को हम सीख रहे हैं, इस गर्व के साथ, इस दायित्व के साथ, और आगे हम इसके लिए कुछ करेंगे, इस कल्पना, इस संकल्प के साथ हम लोग पढ़ेंगे इसको। ठीक है, राइट। तो इसको अव्यय हमको वो स्फूर्ति देता है, वो शक्ति देता है, इसलिए अव्ययों को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ओके, तो अव्ययों के अर्थ पर आते हैं, अभी हम नेक्स्ट लेवल टॉपिक पर जाते हैं। तो अर्थ जो संदर्भों को आश्रित करके बहुत सारे अर्थों को देते हैं। संदर्भ आश्रित करके नहीं बदलता, अभी 2 सेकंड पहले मैंने बोला था, आप आके बोल सकते। तो मैं अभी कौन से की बात कर रही हूँ, मैं अभी अर्थ की बात कर रही हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रूपा, वो रूप के हिसाब से नहीं बदलते, वो था, पर अर्थ तो कई इतना, मतलब अव्यय की जो विभिन्नता है अर्थ को देने में, इसमें ना कोई हद है, ना कोई सीमा है, ना कोई क्या कहते हैं कोई पाबंदियां हैं। ठीक है, कोई बंधन नहीं है अव्यय के लिए। ठीक है, इसके इतना व्यापक अर्थ होते, केवल चकार का इतने सारे अर्थ होते हैं। आप चाहे तो, मेरी बात नहीं मानते तो आप आपटे खोल के देख लीजिए, आपटे कोश में चकार का अर्थ कितने अर्थ है देख लीजिए। ठीक है, इति के कितने अर्थ है देख लीजिए, अथा को तो भर भर के वो कर देगा, परेशान हो जाएगा पूरा। ठीक है, इतना इतना अर्थ होता है। ठीक है, तो इनके अर्थों के कौन कौन से संदर्भ होते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले ये क्रिया विशेषणों के रूप में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, क्रिया विशेषण यानी इसे कई, मतलब इससे कोई ऐसा नहीं है कि ये विभाग सबसे मुख्य है, ये विभाग नेक्स्ट लेवल का है, ऐसा नहीं है, सभी विभाग इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो मुझे सबसे पहले क्रिया विशेषण याद आया, मैंने वो लिख दिया। अब क्रिया विशेषण क्या होता है, क्रिया विशेषण होता है एक, जैसे राम बहुत सुंदर है, ठीक है, सुंदर राम ये कहते हैं, फिर हम ये कहते हैं कि सुंदर गाता है, तो वो ये दोनों अंतर है। तो गाने के लिए जो सुंदर बोल रहे हैं वो क्रिया विशेषण होता है, जो रहने के लिए सुंदर बोल रहे हैं वो होता है नॉर्मल विशेषण। ठीक है, ये अंतर होता है। फिर विविध भाव व्यंजकानि, कई कई भावों को बताने वाले, ठीक है, जैसे च है, इति है, अथ है, ये सब। फिर ये है स्थान काल कारणादि अर्थकानि, ये सब मैंने एक ब्लॉक बना डाला। एक्चुअली ये सब अपने आप में अलग अलग ब्लॉक्स है, स्थानवाचकानि, कालवाचकानि, कारणवाचकानि इत्यादि, एक और भी है विधान प्रकारवाचकानि। तो ये सब है एक अर्थ देने वाले विभाग। फिर प्रश्नार्थकानि, कुछ होते हैं सिर्फ प्रश्न बोलते हैं, और जैसे विच, व्हाट, व्हेन, हाउ, ये सब एक सेट ऑफ वर्ड्स रहते हैं ना वो। उसके बाद वाक्य संयोजकानि, ये काम करते हैं दो वाक्यों को संयोजन करने में। ठीक है, तो छेद से इफ क्लॉज रहता है ना, इफ क्लॉज से कभी बाइंड किया, जैसे एंड होता है उससे बाइंड किया। इट इज सो प्रिटी दैट आई जस्ट स्टूड लुकिंग एट इट, सो दैट वो एक्सप्रेशन है। तो ये सब क्या है, इट इज वेरी प्रिटी, आई स्टूड लुकिंग एट दैट, ये दो अलग सेंटेंसेस, पर वो सो दैट का कहने बीच में लगा दिया तो उससे वो दोनों संयोजित हो गए। तो उस प्रकार के एक्सप्रेशंस के लिए भी वाक्य संयोजक के रूप में अव्यय आते हैं। फिर तत्त प्रत्ययार्थकानि, इसमें इसको कुछ, अरे अभी तो आपने बोला कोई प्रत्यय ही नहीं लगता, ये क्या है, अभी फिर से आप प्रत्यय बोल रहे हैं,
तो इसका मैं बताऊंगी अंतरार्थ है, इसकी थोड़ी सी स्टोरी है वो बताऊंगी। तत्त प्रत्ययार्थकानि, फिर आह्वानार्थकानि। आह्वानार्थक यानी हे हो भो वो है ना, वो ही सारे, ठीक है वो। इसके बाद कोश, इसके अर्थ कैसे जानेंगे, ठीक है, कैसे इसका भी अर्थ जानेंगे। तो नाम पदों के जिस प्रकार क्रिया, क्रिया यानी धातुओं के मिलेंगे आपको, नाम के भी नहीं मिलेंगे, प्रातिपदिकों के और कभी कभी प्रथमा विभक्ति के आपको कोशों से मिल जाएंगे। ऐसे अव्यय को तो आप आराम से ढूंढ लेंगे, कम से कम नाम पदों में आपको प्रातिपदिक का ज्ञान होना आवश्यक है कोश ढूंढने के लिए, और क्रियापद के लिए आपको धातु जानने की आवश्यकता है कोश ढूंढने के लिए। लेकिन जो अव्यय है, कोशों में सबसे उत्तम खोजने के लिए अव्यय ही होते, क्योंकि उसमें कुछ बदला भी नहीं होता। तो जैसे वो आपको आपके वाक्य में दिखा वैसे ही मिल जाता है आपको कोश में भी। हाँ, पर एक चीज है, अगर संधि में मिला हुआ है तो आपको संधि विच्छेद करके उसको पहचानना तो पड़ेगा, ये स्टेप तो आपको करना पड़ेगा। और हम कोई अज्ञानी नहीं है, हम कोई डब्बे नहीं है, इसलिए आराम से थोड़ा सा हम लोग संधि वगैरह सीख लेंगे, जो आगे आगे आपके पाठों में उसको भी सम्मिलित किया जाएगा, उसके बाद आपको ये भी आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा ये है व्यवहारात् ज्ञायन्ते, जो अर्थ होते हैं। कई बार भाषा को, एक हमारी मैडम ने बोला था, मैंने बोला मैडम मुझे शब्द ये तो संदर्भ में समझ में आ रहा है मैडम, पर इसका एग्जैक्टली क्या है मैं बता नहीं पा रही हूँ। तो मैडम ने बोला था फर्स्ट स्टेज ऑफ लर्निंग यही होता है कि तुम संदर्भ में, कंटेक्स्ट में सही गेस कर पा रही हो, दैट्स ओके। तो फिर मैंने अपनी माता जी से बोला, मैडम ने ऐसा बोला, तो माँ ने कहा ठीक है, तुम्हें प्रयोग करना है तो तुम कैसे प्रयोग करोगे उसको, तुमको क्या पता कंटेक्स्ट में तुम कुछ, इफ यू आर पैसिवली रीडिंग समथिंग, कुछ अभी कहीं से पढ़ रही हो तो तुमको समझ में आ गया, दैट्स ओके, बट तुम्हें प्रयोग करा है तो कैसे करोगे। तो वो क्वेश्चन में मुझे बहुत ही सही लगा मेरी माता जी का। फिर मैंने इसलिए ये दोनों को मैंने रखा कि कोश से भी व्यवहार जो ज्ञाए थे वो कोश से वी विल कंफर्म, ठीक है। एक बार व्यवहार से जानेंगे, उसके बाद कोश में हम लोग उसको चेक कर लेंगे, एंड देन इट विल बी अ कंप्लीट नॉलेज। अभी हमें प्रयोग करने के लिए भी ज्ञान मिल जाएगा। तो अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे पादपूरणार्थम, तो वो भी एक उसका फंक्शन है अव्यय का। च तु वै ह इह करके कुछ तो बोलते हैं, मैं भी श्लोक लिखने का कभी कभी प्रयास करती हूँ, तो मुझे भी ऑलमोस्ट ये यूज करने ही पड़ते हैं, क्योंकि हर बार श्लोक लेखन नियमों के अनुसार हम हर शब्द को पूर्णतः उसमें नहीं भर पाते, तो च और तु इत्यादि से वो भर जाता है। तो यही महत्ता है कालिदास आदि कवित्वों में, उनके कविताओं में, उनके कवित्व में, उनके छंद पद्यों में कभी भी आपको अनर्थक निरर्थक च तू भी नहीं मिलेगा, ठीक है। च तू ये निरर्थक आपको कालिदास आदि के पोएम्स में नहीं मिलेगा, ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, तो वो भी सार्थक ही वो लोग प्रयोग करते हैं, ये उत्तम कवि का लक्षण होता है। भगनी, तो इट मीन्स कि जहाँ चातु मतलब ये पाद पूरणार्थम यूज हो रहे होते हैं तो वहाँ निरर्थक होते हैं, वैसे अब कोई अर्थ नहीं होता इनका वहाँ पर। वही बोल रही हूँ, पादपूरण के लिए यूज किया तो कोई अर्थ नहीं होता, इट्स ए फंक्शन आई एम टेलिंग। अगर पादप हम लोग हैं तो हम लोग ये बात समझ पाएंगे कि ये, मतलब हम तो उसका अर्थ ही ढूंढ रहे होंगे। अगर अप्लाई नहीं हो रहा है, जैसे उस अव्यय का कोई अर्थ है एंड, ठीक है, रामः कृष्णः च बोला, तो वहां पर नेक्स्ट सेंटेंस में दोनों के बारे में कुछ बोल रहे हैं, तो हमको समझ में आ जाता है यहाँ पर च है वो सार्थक है, ठीक है। और आगच्छन्ति च सर्वे सर्वेत्र, सर्वे अत्र आगच्छन्ति, आगच्छन्ति च सर्वेः, ऐसा मैंने बोला, तो वहां पर सर्वे यह आगच्छन्ति कंप्लीट हो गया ना। अब आगच्छन्ति के बाद च की क्या आवश्यकता है जी, है ना। तो वैसे में जहां पर उस सेंटेंस में अगर उस फंक्शन को, वो च का जो अर्थ, जितने भी अर्थ कोश ने बताया वो कोई अप्लाई नहीं हो रहा है, तो इट्स ओनली फॉर पादपूरणा, तब समझ में आता है, ठीक है। वहां च का जैसे उसके आगे भी, जैसे श्लोक के आगच्छन्ति च मैंने बोला, तो उसके पहले कुछ और क्रिया का मैं मेंशन कर रही हूँ, ठीक है। अगर कोई और क्रिया में बोले सभी सज धज कर है, फिर आगच्छन्ति च बोला, तो वो पद पूर्ण नहीं है। मैंने बोला सर्वे सज्जीकृताः सर्वे सन्नद्धाः सन्ति आगच्छन्ति च, तो सन्नद्ध होकर वो लोग आ रहे हैं करके भावना आती है, सिर्फ जस्ट अभी अभी बनाया है ये, नथिंग, ठीक है। आगच्छन्ति च सर्वेः,
ठीक है। तो वहां पर अगर आगे कुछ कनेक्शन है तो वो च सार्थक है, वो पता चल जाता है। कैसे पता? अभी देखो अनुभव नहीं है इसलिए पता नहीं चलेगा। थोड़ा आप संस्कृत पढ़ेंगे, थोड़े श्लोक पढ़ेंगे, आप उनके अर्थों की वर्कआउट करेंगे, अन्वय वर्कआउट करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कौन सा च कौन सा तू पादपूर्णार्थ है, कौन सा च कौन सा तू सार्थक है। ठीक है। तेलुगु में एक कहावत है, तू चा तप्पकुंडा। तो कोई जैसे कोई बोलता है, कोई हमको इंस्ट्रक्शंस देता है, तो ये आदमी इतना सरल है, ये व्यक्ति इतना डिवोटेड है उनके वचनों में कि वो च और तू को भी नहीं छोड़ता है। वो जो एक्सप्रेशन बोले उतना भी नहीं छोड़ता है, वो बिना कुछ छोड़े वो फॉलो करता है। वो चाहे पदपूर्णार्थ के लिए भी यूज किया हो। मतलब ऐसी कहावतें भी बन गई है जो संस्कृत भाषा के आधार नहीं है। तो लोगों को, बहुत सारे तेलुगु लोगों को पता नहीं, तू चा तप्पकुंडा तो ऐसे बोलते रहते हैं बिना तू च को छोड़े, ये इसका मीनिंग है। लोगों को पता नहीं तूचा होता क्या है। ठीक है। संस्कृत की संस्कृति इतनी हमारे अंदर से लुप्त हो गई है। ठीक है। तो ये पादपूर्णार्थ ये सब है। नेक्स्ट, एकाधिकानम। हाँ, ये एक नया अभी टॉपिक है। एक से अधिक अव्यय भी मिलकर हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। तो चैव, हाँ, इति इदम कीर्तनीयस्य, इति इदम दोनों अव्यय है। नहीं नहीं, अब इदम अव्यय है, इदम का एक अव्यय भी है शायद, नाम नाम सहस्रम इदम। हाँ, वहां पर तो नहीं, इति इदम नहीं, वो कल भी सोची थी, नहीं है बोल के भी सोची थी। अब एवं आगे बताऊंगी। ठीक है। तो एक आदि का नैवा चैवम वेति, इस प्रकार वो तो वेत्ती है। ठीक है। ये वेति, वेति वा प्लस इति वेति, च प्लस एवं चैवम, न प्लस एव नैव। ठीक है। नचा, हाँ, नचा और नचा भी बहुत देखते हैं हम। एक्चुअली कॉम्बिनेशन नहीं है, अलग अलग ही है ऐसा। ठीक है। तो कॉम्बिनेशन में भी अव्यय हमको दिखते हैं। फिर उसका अर्थ कैसे होता है? तो दोनों का सम्मिलित रूप में अर्थ हो सकता है या कुछ नया भी हो सकता है। मैं बताए ना, अव्यय हाईली कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट। अव्यय का अर्थ जो होता है हाईली कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट, हाईली इडियम डिपेंडेंट। तो इडियम तो हमको मालूम नहीं है, कॉन्टेक्स्ट हमारे हाथ में है, बट वी डोंट नो द इडियम। तो कोई फायदा नहीं है, कोई लाभ नहीं है चर्चा करके। तो अभी ठीक है, मिला के लिख रहे हैं तो उसमें सब हमको संधि नियम का मालूम होना चाहिए। और जहां पर भी जैसे च का बहुत होता है, रामश्च कृष्णश्च, इस प्रकार च को भी हमने पूर्व पाठ में एक बार पढ़ा था। ठीक है। तो उस च को खोलना पड़ेगा हमको पहले, यहाँ पर च है ऐसा समझने के लिए। ठीक है। और दूसरा है कि चैवा नैवा, इसमें हमको वृद्धि संधि का ज्ञान होना चाहिए, जो हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है। न प्लस एवा नैवा, तो ये हम लोग बनाते समय यदि हम लोग बना रहे हैं तो वही हा नहीं लिख सकते, वही हा, वही और इहा मिला के हम लोग नहीं लिख सकते, इस प्रकार कुछ और बन जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार हमको चेहा, अगर च और इहा मिला रहे तो चेहा ये मिलाएंगे। हाँ, तू इहा त्विहा, वहां पर यण संधि लगेगा, इस प्रकार। ठीक है। तो संधि नियमों का ज्ञान होना आवश्यक है। तो अभी हम बहुत इंटरेस्टिंग एरिया में आ रहे हैं। दिस आई रियली लाइक अ लॉट। विभाग जब करते हैं कितने प्रकार के अव्यय है, तो ये विभाग करते समय इट विल बी रियली रियली इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो निर्माण के जो घटितांश है, जैसे कॉम्बिनेशन की हम बात कर रहे थे, तो उसमें और सिर्फ च इहा वही इति ये सब तो बहुत सिंपल अव्यय है। देर आर मोर कॉम्प्लिकेटेड अव्ययस। ठीक है। देर आर मोर कॉम्प्लिकेटेड वंस, जिनका कई कई क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर के कंट्रीब्यूटर्स जो है, यानी उसके स्ट्रक्चर को बनाने के घटक अंश, उसके घटक अंश होते हैं ना, जो कंस्टिट्यूएंट पार्ट्स। ठीक है। उसमें जो जैसे चाय में चाय का पत्ता, शुगर, ये सब होता है, उसी प्रकार के कंस्टिट्यूएंट पार्ट्स होते हैं ना अव्यय बनाने, तो वो सब भी इसमें उनका दायित्व, उनका रोल होता है। ठीक है, पात्र होता है। जैसे आंग्ल भाषा को आश्रित करके मैंने एमआर काले में देखा, हायर संस्कृत ग्रामर में मैंने इस काव्य विभाग को स्टडी करने का प्रयास किया, उसमें मुझे ये मिल गया था। प्रेपोजिशंस के रूप में ये यूज होते हैं, जो उपसर्ग हमने पढ़े हैं ना वो ही, तो वो उपसर्ग से रिलेटेड भी क्रिया से रिलेटेड भी इनका एक अस्तित्व है, और क्रिया भिन्ना भी ये सब रहते हैं।
बस ये अंतर है कि उनको हम उस समय उपसर्ग नहीं बोलते हैं। जब वो क्रिया के साथ जुड़े रहते हैं, धातु के साथ जुड़े रहते हैं, तभी वो उपसर्ग होते हैं। अदर टाइम्स वी डोंट कॉल इट उपसर्गा, बट वो तो ग्रामम प्रति गच्छामि, जैसे मैंने कहा ग्राम की ओर जा रही हूँ, तो वहां पर प्रति और गच्छामि मैंने मिला के नहीं लिखा, ठीक है। फिर प्रति ग्रामम गच्छामि, ठीक है, तो हर ग्राम को जा रही हूँ, तो वहां पर तो विभक्त क्रिया के साथ नहीं जुड़ा है, फिर भी उसका वो उपसर्गत्व नहीं बोलते उसको, फिर क्या बोलना चाहिए उसको, उपसर्ग शब्द के अलावा नॉर्मल अव्यय है वो वहां पर, ठीक है, ऐसा। फिर ये एडवर्ब्स के रूप में भी यूज होता है। एडवर्ब्स तो अभी हमने डिस्कस किया था, क्रिया विशेषण बस वही है। चिरम अंततः, तो ये सब एडवर्ब्स है, ठीक है। चिरम तिष्ठति, बहुत देर तक ठहरा था। फिर अंततो गत्वा, हाँ, अंत में जाकर, तो इस प्रकार के ये वो कुछ उससे, ये शायद गलत भी हो सकता है, अंततः मत लीजिए, चिरम तो सही है, ठीक है। मृदु हसती, ऐसे भी है एक और उदाहरण, मृदु हसती। हाँ, तो ये इसका मृदु हसती में क्या हो रहा है, वो मृदु जो शब्द है वो एक वचन और नपुंसकलिंग में है, ठीक है। तो हसती, हंसता, हंसती है वो लड़की, हंसती है, बहुत मृदु, बहुत कोमल हंसती है वो, तो मृदुतया हसती, मृदु रूप से हंसती है। तो रूप, रूप का बहुत, हिंदी में भी रूप से, रूप से, रूप से, ये रूप से का बड़ा प्रयोग होता है हिंदी में। और ये क्या करते हैं मालूम, आई एम सॉरी टू से, मुझे कुछ सच्चाइयां बोलनी पड़ती है, चाहे आपको अच्छा लगे या ना। कुछ लोग क्या करते हैं, यही चीज है ना, सब लाके संस्कृत पर थोपते रहते हैं। सुख रूपेण तिष्ठति, वो सुख रूप से रहने लगा। अरे सुख रूपेण क्यों जी, सुखम तिष्ठति हो गया, खत्म। तो एडवर्ब को कैसे यूज करना है संस्कृत में, क्रिया विशेषण का प्रयोग संस्कृत में कैसे होता है, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट, वी शुड बी नोइंग दैट। समझ गए, ये सब सीखने का के पीछे क्या डायरेक्शन हमारा होना चाहिए। बहुत सारे लोग मुझे लिखते हैं सेंटेंस में कुछ गलत है तो देखिए, और पूरा अनुदित रूप होता है, मतलब जैसे उसमें संस्कृत में आप हिंदी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मैं यही कहती हूँ कि आप लोग पहले संस्कृत क्यों नहीं पढ़ते, जितना आप हिंदी पर टाइम स्पेंड ना करना चाहते, अनुवाद पर टाइम स्पेंड करते हैं, व्हाई डोंट यू स्पेंड टाइम ऑन डायरेक्ट संस्कृत। तो बोलते क्या करें, तो मैं बोलते रामायण पढ़ो, महाभारत पढ़ो, बहुत श्लोकों को पढ़ो, आपके अंदर वो जागृत होगी। जैसे आपको थोड़ा सा संधि ज्ञान है, तो यू कैन जस्ट गो थ्रू एंड यू कैन अंडरस्टैंड दैट ईडियम हाउ इट वर्क्स, फिर आप लिखिए, ठीक है। आप क्रिया विशेषण के संदर्भ में संस्कृत भाषा के ओरिजिनल जो राइटअप्स है, ओरिजिनल जो संस्कृत में वर्कड आउट है, तो आपको ऑलमोस्ट आपको रामायण महाभारत तक तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि दे आर वेरी सिमिलर। या तो पुराणों को ले लीजिए, पुराणों में बहुत अच्छी भाषा है, बहुत सिंपल भाषा रहती है, तो वो बहुत ही एकदम, क्या कहते हैं, इट्स अ कम्युनिकेटिव लैंग्वेज ऑल्सो, ठीक है। तो वो उसमें आपको कई सारे ये जो संभाषण की भाषा बोलते हैं जिसको, उसके कई सारे रूप आपको पुराणों में मिल जाएंगे। आपको कुछ भी नहीं समझ में आए तो भी आप पढ़ना प्रारंभ कीजिए, कोई हिंदी अनुवाद बगल में रख लीजिए, फिर कहीं आपको क्रिया विशेषण दिखा, वो बहुत सही वचन बोलने लगी, वो बहुत सही बोलने लगी, तो सही बोलने लगी, ऐसा, फिर आप देखिए बोलने लगी, फिर सही, अरे ये तो क्रिया विशेषण है। फिर मूल में देखिए संस्कृत में जाकर कि वो लिखा साधु वदति, अच्छा, तो ये साधु शब्द के कई सारे रूप है, पर यहाँ पर साधु वदति है, मतलब नपुंसक लिंग में है और उसका एक वचन रूप है। हाँ, एते सर्वे साधु वदंती, ये सब सही बोल रहे हैं, तो साधु नहीं चेंज हुआ। वदंती के लिए भी साधुनी वदंती नहीं बोलते, नित्य एक वचन, नित्य नपुंसक लिंग, ये उसका बोलने का प्रकार है, ठीक है। इस पद्धति में क्रिया विशेषण का एक्सप्रेशन संस्कृत में वर्कआउट होता है। तो ये बहुत ही एक छोटा सा अंश है जिसके द्वारा मैं बहुत बड़ा संदेश आप तक पहुंचाना चाहती हूँ कि वो इडियम संस्कृत में कैसे वर्कआउट होता है, ये जानना इतना कठिन भी नहीं है, कि आपको बस पढ़ते समय ध्यान होना चाहिए कि आप क्या पढ़ रहे हैं, वो कहाँ से पिकअप करें, फिर आप लेखन करते समय उन लोगों को, उन चीजों को अप्लाई करेंगे, ठीक है। चलिए, फिर पार्टिकल्स के रूप में यूज होते जो भी कई सारे, सह आगच्छति किला, सह खलु करोति, ये खलु किला का कभी कभी ये भी इडियमैटिक ही होता है, डोंट से दे आर फॉर फिलर्स, वो फिलर्स नहीं होते हैं, वो बहुत इडियमैटिक होते हैं, ठीक है। रसो वै सह, ये सबने सुना होगा, रसो वै सह वेद मंत्र है ये,
ठीक है, सह रसो वही, वो वह तो रस है। तो आप तो बोल रहे हैं कि क्या बोल, हिंदी में उसको कैसे मैं बताऊं, मुझे स्वयं नहीं पता। ठीक है, तो कितना खो चुके हैं। रसो वही सहा में वही का कोई अर्थ नहीं बताते, रसहा सहा का तो अर्थ सभी लोग बताते हैं। ठीक है, ये बहुत बड़ी समस्या है। तो वो पार्टिकल्स के रूप में भी यूज होते हैं, फिर कंजंक्शंस के रूप में यूज होते हैं, जैसे बताया च इति ये सब जोड़ने वाले हैं। रामः गच्छामि इति वदति, रामः वदति गच्छामि इति। ठीक है, फिर तू किंतु चेत, चेत इफ क्लॉज के लिए चेत। चेत का भी बहुत सुंदर प्रयोग है संस्कृत में, बहुत इडियमैटिक आपको लिखना है या फिर बोलना है तो हाँ, चेत वदामि थम तरही, ऐसा बोलिए, यदि अर्थ में होता है चेत। ठीक है, यदि एवं वदामि तरही, तो ये ऑलमोस्ट तरही के लिए उपयोग होने लगा है चेत। यदि बोलते हैं फिर चेत बोलते हैं लोग, यदि और चेत साथ में नहीं बोलना है। ठीक है, यदि हम गच्छामि चेत वदामि, मैं गया तो बोलूंगा, ये हिंदी का ट्रांसलेशन है। ठीक है, आपको वो तो फिल करने के लिए आपको कुछ चाहिए संस्कृत में, आप ढूंढने लगते हैं। तो व्हाट एग्जैक्टली यू आर डूइंग, यू आर स्पीकिंग हिंदी, आप हिंस्कृत बोल रहे हैं, हिंस्कृत, जिससे बहुत हिंसा होती है सुनने वाले के मन पर। ठीक है, तो ये चेत का भी, ये बहुत सुन सुनकर मुझे भी हो गई थी। ठीक है, क्लास में किसी ने टोका भी था कि आप तो चेत यदि के अर्थ में बोल रहे हैं। मैंने कहा हाँ जानते हैं, लेकिन क्या करें, अभ्यासवश बोल रहे हैं, तो इसलिए अभ्यास बहुत इतना जान कर भी हम लोग उसको करने लगते हैं। तो आपको अभ्यास का एकदम आप कम अंदाज मत कीजिए, इसलिए सही भाषा सीखिए, सही बोलिए। संस्कृत में पढ़ते समय मूल को अभ्यास कीजिए। अभी से आप थोड़ा थोड़ा रामायण पढ़ने लगिए और फिर थोड़ा हिंदी अनुवाद को साथ में रखकर पढ़िए, क्योंकि अभी आप थोड़ी विभक्तियां समझ गए हैं, थोड़े से शब्द रूप आपको समझ में आने लगे, तीतः अंति तो आप समझते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा बीच बीच में छोटा सा अंश रामायण का कुछ पढ़ते रहिएगा। ओके, एटलीस्ट ये कंजक्शंस का ये सब का देखने के लिए अनुवाद के साथ ही। ठीक है, बिना अनुवाद का नहीं पढ़ना। फिर इंटरजेक्शंस, इंटरजेक्शंस होते हैं एक्सप्रेशंस, आ हा बता अयो अहो, ये सब जो होते हैं वो। ओके, फिर अभी ये हम लोग का इंग्लिश के हिसाब से उसने जो काले ने किया है उसका बता दिया है। अभी हम लोग करते हैं इसका हमारा संस्कृत के हिसाब से, या यूं कहिए कि मैंने ये ऑब्जर्व करके थोड़ा किया है, थोड़ा बुक्स में से सहायता ली है, तो यू कैन ऑलमोस्ट टेक इट एज अवर ओन स्वतंत्र विभाग की तरह भी हम इसको देख सकते हैं। तो जो सामान्य अव्यय होते हैं, जो किसी कुछ और लक्षण उसमें नहीं दिखते हैं, सामान्य अव्यय। सेकंड होते हैं सर्वनाम मूलक अव्यय। सर्वनाम मूलक, हम सर्वनाम नहीं पढ़े हैं, पर कुछ शब्द होते हैं अन्य, परा, इतरा, ये सब होते हैं। ठीक है, तो वो सर्वनाम शब्द होते हैं, उनके फंक्शंस वो सब हम कभी फिर से पढ़ेंगे। तो उनके मूलक, उनको जो मूल में है ऐसे अव्यय जो उनसे घटित है। फिर स्थानवाचकानि, वही सर्वनाम मूलक में ही ये विभाग है, उपविभाग है। इसके अंतर्गत स्थानवाचकानि जो त्र से बनते हैं, प्रकारवाचकानि जो था से बनते हैं, कारणवाचकानि जो तह से बनते हैं, फिर कालवाचकानि जो दा से बनते हैं। ठीक है, वी विल सी ऑल ऑफ देम शॉर्टली, जैसे यत्र, यथा, यतः, यदा, तत्र, तथा, ततः, तदा, इस प्रकार के। ठीक है, और तभी और है, और विभाग है। संख्यावाचक अव्यय, संख्यावाचक भी होते हैं, द्विधा, त्रिधा, इस प्रकार के। फिर प्रत्ययांतानि, कुछ प्रत्यय जोड़ के, यही मैं बताने वाली थी आपको, मैंने बोला जिस घटक अंश होते हैं उनके द्वारा तो कुछ प्रत्यय भी जुड़ते हैं, तो प्रत्यय के हिसाब से उसके अर्थ होते हैं। तो कुछ कृदंत अव्यय होते हैं, वो 3 प्रकार के होते हैं, क्त्वान्ता, ल्यबंता, तुमुन्नता। अभी हमने कृदंत नहीं पढ़े हैं, तो मैं ये सब आपको नहीं पढ़ाऊंगी, जब उस संदर्भ में जाएंगे तब पढ़ेंगे। फिर सुबंतानी होते हैं, सुबंत यानी कि वही जो विभक्ति प्रत्यय जिसको हम बोलते हैं, तो वो उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो वो सुप प्रत्यय युक्त हमको कई सारे विभक्ति अंत प्रत्यय विभक्ति प्रत्यय अंत अव्यय मिलते हैं, जो प्राय हम लोग उनको देखकर समझते हैं ये तो शब्द ही है, ये शब्द रूप ही है। जैसे अधस्तात, अधस्तात हम लोग सुनते हैं तो उसमें आत मिल गया, तो ये रामात की तरह है, या फिर तस्मात की तरह है, तो हम लोग उसको एकदम शब्द ही समझने लगते हैं। ठीक है, पर वो शब्द नहीं है। ओके, वो अव्यय है। तिङन्तानि, फिर तिङन्तानि है वो तिप प्रत्यय है जिसके अंत में, ऐसे भी हमको मिलते हैं, एक अस्ति, एक अस्तु, ये भी कुछ अव्यय है। तो अव्यय में और फिर उस धातु रूप में यानी क्रियापद में हमको अंतर
मालूम होना चाहिए, वो मालूम ही नहीं होता। तो एक अस्थि है जो अस्थि स्तः संति वाला अस्थि है, ठीक है। हाँ, और एक है जो एकदम अव्यय है अस्थि, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। तो इस प्रकार के भी कुछ प्रयोग हम, तो हमको कैसे पता चलेगा, तो संदर्भ से पता चलेगा, थोड़ा आगे और ज्ञान से पता चलेगा। थोड़े से कठिन एरियाज है, डोंट से दैट दे आर वेरी इजी। अगर इजी होता, अगर ये होता तो सब कोई कर सकता था इसको, तो इट्स नॉट इजी, वी हैव टू स्पेंड सम टाइम। कोई भी नई भाषा इजी नहीं होती है, कभी भी नहीं होती है। उसको इजी बनाने का प्रयास भी हमको नहीं करना चाहिए, हमें टफ बनना चाहिए उसकी टफनेस को डील करने के लिए। लेते हैं पंगा, चलिए, ओके। अगर वो टफ है तो हम भी टफ बनेंगे। When the going gets tough, then the tough get going. ये कहावत मुझे बहुत पसंद है। When the going gets tough, जब हमारा जाना बहुत दुश्वार हो जाता है, जब हम जा नहीं पाते, दुर्भर हो जाता है, then the tough people, they can deal with it and they can get going. तो यही एरियाज है, कुछ एरियाज है टफ है, बट वी विल डील विद दैट विद आवर नॉलेज इन मोर स्पेंडिंग टाइम, ठीक है। फिर होते हैं अव्ययांतकार, अव्ययी भावा। एक समासा होता है अव्ययी भावा करके, उसके बारे में तो बहुत बाद में पढ़ेंगे, इस कोर्स में तो नहीं हो पाएगा। तो वो जब समास पढ़ेंगे तो उसके अंतिम प्रत्यय कुछ लगा के जो अव्यय बनते हैं वो है, और कुछ तद्धितांत भी होते हैं जिनके बारे में हम अभी तो बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, ओके। हाँ, तो अभी स्टार्ट होता है, नाउ दिस इज नथिंग बट द लिस्ट आउट, ठीक है। यहाँ तक मेन टॉपिक खत्म हो गया है। यहाँ पर मैंने क्या किया, इसके बाद से पूरे सारे अव्ययों के हिंदी अर्थों के साथ मैंने एक साथ आपको दे दिया है। तो यू विल नाउ कम टू नो अबाउट मेनी अव्ययास, ठीक है, मेनी अव्ययास एट वंस। एक्चुअली इट वाज ऑल विभक्ता पाठा, मुझे थोड़ा थोड़ा एक एक विभक्ति के साथ आपको ये सब पढ़ाना था, बट वी डिडंट गेट टाइम, दैट्स व्हाई आई थॉट आई विल मेक इट वन लेसन एंड गिव इट। हमारा जो, अगर आप पहले वाले पाठ में जो मैंने प्रणाली दी थी उसमें देखेंगे तो एक एक पाठ में अव्ययानि अव्ययानि लिखा रहेगा, एंड ऑल दैट आई हैव ट्राइड टू कंपोज एंड पुट एट द एंड ऑफ द ब्लॉक, ठीक है। इस ब्लॉक के एंडिंग में, इस यूनिट के एंडिंग में मैंने इसको रख दिया ताकि आपको सारे अवयवों से जानकारी हो जाए और आप एक साथ अव्यय को देख सकें। जहां पर भी वो वाक्य में आता है अभी आपको पहचानने में कोई परेशानी नहीं होगी, आप आराम से पहचान लेंगे, ठीक है। तो यह है च, और, एवा, ही, निश्चयार्थक, न, निगेट। तो संस्कृत में निगेट करने के लिए केवल न अव्यय का प्रयोग होता है, ठीक है। हा, प्रति, शनैहि, हा, हे, इति, अपि, एवं, मा, मत करो बोलते ना, वही मत है, ठीक है। ये व्यस्त अव्यय है। फिर संयुक्त अव्ययों के कुछ उदाहरण, इति प्लस एवं इत्येवं, इति प्लस अपि इत्यपि, अपि प्लस एव अप्येव, च प्लस अपि चापि, च प्लस एव चैव, एव प्लस इति एवेति, अपि एवं अप्येवं। तो ऐसा देखिए दोनों का मिला के, इति इत्यपि ऐसा भी, इति का मतलब ऐसा, अपि का मतलब भी, तो ऐसा भी, इत्यपि, इति एवं इस प्रकार, सॉरी यहाँ पर नहीं लिखा, इस प्रकार, इति एवं इस प्रकार, ठीक है। तो ऐसे इसके कंबाइंड अर्थ होते हैं, तो यू गेट इट। उसके बाद हम लोग पहुंचते हैं त्र जुड़ा हुआ अव्यय, ठीक है, स्थानार्थक अव्यय जिसमें त्रल प्रत्यय बोलते हैं इसको। एक्चुअली ये कोई विभक्ति प्रत्यय या फिर तिंग प्रत्यय जैसा नहीं है, ये कुछ स्वतंत्र प्रत्यय है, ठीक है। तो कुछ और कैटेगरी को बिलोंग करता है विच वी आर नॉट कंसर्न विथ हियर। तो ये एक्चुअली ये त्र सप्तमी अर्थक प्रत्यय भी, अभी आपको सप्तमी विभक्ति के अर्थ तो आपको पता है ही, तो दीज आर ऑल सप्तमी विभक्ति के प्रत्यय, सप्तमी विभक्ति अर्थक प्रत्यय। सप्तमी विभक्ति का यहाँ बोलते हैं ना, यहाँ वहां, तो जैसे रामे तो राम में, राम पर, तो वही त्र है, इह यहाँ पर, हाँ, इह अत्र यहाँ पर, तत्र वहां पर, एकत्र एक स्थान पर, सर्वत्र सब स्थान पर। अब आपने भाई सर्वनाम मूलानि बोला तो ये तो बता ही नहीं रही हो दीदी आप, तो देखिए ये सर्वत्र, एकत्र, ठीक है, अन्यत्र, ये सब एका, सर्व, अन्य, ये सब सर्वनाम शब्द है, ठीक है। उनके बारे में हम कभी बाद में विस्तार से पढ़ेंगे। तो ये सब इन्वॉल्व हुए हैं, उनके साथ त्र जुड़कर ये अव्यय बना है, ठीक है। तो कैन वी कॉल इट ए कंबाइंड अव्यय? नो, इट्स नॉट ए कॉम्बिनेशन ऑफ अव्ययस, क्योंकि आप कॉम्बिनेशन ऑफ अव्ययस में इसमें देखिए तो यू विल अंडरस्टैंड। देखिए इति अपि दोनों अव्यय हैं, ठीक है, पर वहां पर जो त्र है वो उसमें प्रत्यय है, एक्चुअली एकत्र त्र प्रत्यय है, ओके। अन्यत्र, परत्र, कुत्र, यत्र, कुत्रचित, क्व, क्व अलग है, ठीक है, क्व अलग है, बट वो स्थानार्थक है, एक्चुअली शुड नॉट बी हियर, बट आई जस्ट पुट इट, क्व और क्वचित यहाँ के नहीं है, त्र प्रत्यय वाले नहीं है, बट वो स्थानार्थक अवश्य है, ठीक है। फिर पृष्ठतः अग्रतः, ये तह में इधर क्यों आ गया?
तह अलग होना चाहिए, आई डिडंट चेक इट। ठीक है, तो ये सर्वनाम मूलक कुछ है इसमें, अग्र भी सर्वनाम मूलक ही है, पृष्ठा भी नहीं, अग्र सर्वनाम नहीं है, पृष्ठा भी सर्वनाम नहीं है, ये सर्वनाम मूलक नहीं है, यहाँ तक है। ठीक है, ये सब एकत्र, अन्यत्र, सर्वत्र, परत्र, ये सब सर्वनाम है। नेक्स्ट इसी प्रकार का प्रकारार्थक जो था से आता है, तथा, थाल प्रत्यय बोलते हैं इसको, तथा, यथा, सर्वथा, अन्यथा, कथम, यथा, तथम। ठीक है, ये ऑलमोस्ट था से जुड़े हुए मैंने अथवा ये सब एक जगह रखा। फिर ये प्रकारार्थक एवं भी है इस प्रकार, ये सर्वनाम मूलक या ये वाला प्रत्यय से युक्त नहीं है, पर एवं प्रकारार्थक है। ठीक है, इसलिए इसमें जोड़ दिया। फिर नेक्स्ट आता है तहा प्रत्यय, तो इसको बोलते हैं तसिल, तसिल प्रत्यय बोलते हैं। तो ये होता है पंचमी अर्थक होता है, वो जो त्रा था वो सप्तमी अर्थक है, तह जो है पंचमी अर्थक। पंचमी में कौन सा अर्थ जी? तो ये होता है जैसे घर से निकला। ठीक है, तो गृहात बोल सकते हैं या फिर गृहतः बोल सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार अतः, इतः, ततः, कुतः, यतः, सर्वतः, पुरतः, अभितः, परितः, कुतश्चित्। ठीक है, ये कुतश्चित्, कुतः प्लस चित्, कुतश्चित् हुआ। तो चित् प्रत्यय के बारे में वो एक्चुअली अनिश्चयार्थक है, उसको हम बाद में पढ़ेंगे। ये सभी में लगता है। ठीक है, इसमें कुत को प्रश्नार्थक के साथ लगता है ये हमेशा। ठीक है, सभी प्रश्नार्थकों के साथ ये चित और चना लगते हैं। फिर आते हैं दा। दा बहुत सिंपल है, ये समयार्थक है, कालार्थक है, यानी काल को सूचित करता है। तदा, यदा, कदा, तो इसमें कदा वाले जो ककार के है वो सब प्रश्न है, प्रश्नवाचक भी मैंने इसी में जोड़ दिया है, क्योंकि आई डिडंट टेक दैट विभाग। ठीक है, उस विभाग में जैसे मैं विभाग करने का बहुत कोशिश कर रही थी अलग अलग टाइप्स के, तो हर किसी विभाग में दूसरा वाला विभाग आ ही रहा है, वी कैन नॉट जस्ट निगेट इट। ठीक है, जो अभी आप आगे देखेंगे सुबंत, सुबंत प्रत्यय वाले, सुप्रत्यय वाले हैं, तो इसमें वो भी कुछ कुछ आ जाएंगे बीच में। ठीक है, पुरस्ताद, अधस्ताद, ये सब इसमें भी वो आते हैं। ठीक है, तो इसलिए वी कैन नॉट हेल्प इट, वो स्थानार्थक भी होते हैं। ठीक है, पुरस्ताद ये सब, तो ये सब। फिर दिनवाचकानि, इसका आपने देख लिया ना, कदाचित, तो ये रिपीटेबल है। जैसे देखिए तदा, कदा, यदा, इदानीम भी है, सॉरी इदानीम इसमें क्यों नहीं है, एक इदानीम भी है, इदानीम वो भी है, कदाचित। फिर ये क्वचित, अगर कुत्र तो कुत्रचित आएगा। ठीक है, कुतश्चित, कुतः है तो कुतश्चित आएगा। फिर कथनचित, कथम के साथ कथनचित आएगा। ठीक है, ये सारे इस प्रकार के वर्कआउट होते हैं। ठीक है, कुत्रचित, यहाँ पर कुत्रचित यहाँ है, देखिए क्वचित, तो इस प्रकार ये वर्कआउट होता है। देयर इज लॉट ऑफ सिमिलैरिटी, आपको जब ये डॉक्यूमेंट मिलेगा तो ये आप देखेंगे कि इसमें इस प्रकार के व्यवस्था को आप सब एकत्र, ये सब आप इसके पेज भी बना सकते हैं, मतलब यू कैन राइट ऑल दिस इन वन लाइन। ठीक है, जैसे प्रकारार्थक को ऐसे रहेंगे, फिर इन सबको एक्सेल शीट में रखेंगे हम, तो इत्थम इस प्रकार, और इधर देखिए इहा यहाँ पर, ओके, इहा यहाँ, अत्र यहाँ, तत्र वहाँ, तो अत्र, तत्र, एकत्र, सर्वत्र। और ये देखिए इत्थम, तथा, यथा, सर्वथा, अन्यथा, अन्यत्र वो होगा तो अन्यत्र होगा, तो जस्ट रिमूव दिस था एंड पुट त्रा, इट विल बिकम ऑल। देखिए, ठीक है, थोड़ा सा सर्वत्र, यत्र, तत्र, अत्र होगा, ये इत्र नहीं होगा, अत्र होगा। ठीक है, फिर आया ये तह, तह प्रत्यय है, तो ये अतः, इतः, यतः, तो ये सब पंचमी से है, इस कारण से, तो ये कारणार्थक प्रत्यय हो गए। फिर ये समयार्थक हो गए। इसके बाद दिनवाचकानि डायरेक्टली, अद्य आज, श्वः आने वाला कल, ह्यः बीता हुआ कल। हाँ, अभी आप सोचिए, हिंदी में, हिंदी सीखने वालों की दृष्टि से आप एक बार सोचकर देखिए, आने वाला कल के लिए भी कल, बीता हुआ कल के लिए भी कल। अब मैं भी बोलूं क्या, मैं भी दावा करूंगी, जाओ मैं हिंदी पे केस कर दूंगी, देखिए दोनों के लिए आपने कल शब्द को यूज किया है, हम लोग को बहुत परेशानी होती है, जाइए मैं नहीं मानूंगी, हिंदी सरल भाषा है या कोई प्रयोग लायक भाषा भी है, ऐसे बोलूंगी तो आपको कैसे लगेगा? सिर्फ आने वाला कल ही नहीं, सिर्फ कल शब्द नहीं, परसों भी ऐसा ही है। अब आने वाला परसों यही है, तो कॉन्टेक्स्ट आप कितना इजीली आप ग्रहण कर सकते हैं कि कल माने आने वाला या हुए,
जब हम भविष्य कार्य की बात करें तो आने वाला कल होगा, जब हम अतीत काल की बात करें तो बीता हुआ कल होगा। बहुत सिंपल सी बात है। आप लोग बोलेंगे आपको इतनी परेशानी क्यों हो रही है जी, क्या प्रॉब्लम है, इस कॉन्टेक्स्ट से तो आपको पता चल जाएगा। बस आपके हर सवाल का जवाब यही है जो आप संस्कृत के बारे में आगे आगे करने वाले हैं। मैं उसी भाषा को लेकर, उसी भाषा के उदाहरण देकर आपको संस्कृत के बारे में समझाना चाहती हूँ, ताकि आपके मन से सारे प्रश्न हट जाए। क्या जब हम अपनी भाषा को स्वीकार कर सकते हैं इतने सारे कंटेक्चुअल प्रॉब्लम्स के साथ, तो क्या हम संस्कृत को अपना नहीं सकते? संस्कृत के भी उतने ही भाषा लक्षण, उतने ही जीवित लक्षण है जितने हर किसी भाषा के होते हैं। ठीक है, तो पर संस्कृत में देखिए डिफाइंड है श्वः, ह्यः, परश्वः, परह्यः, अधुना, अधुना, अद्य, सांप्रतम, इदानीम। इनके बारे में मैं बाद में बताऊंगी। जो एकार्थक प्रत्यय, एकार्थक अव्यय है, उनके सारे मैं आपको समझा दूंगी कि कौन से कॉन्टेक्स्ट में कैसे यूज करते हैं। वो जब जब संदर्भ आएगा तब तक बता दूंगी। ठीक है, तो इदानीम यहाँ आया है, ओके, यहाँ पर रख दिया मैंने। सांप्रतम, इदानीम, तो सभी का ऑलमोस्ट एक ही मीनिंग होता है, आज और आज, अद्य, अधुना। तो अद्य बोले तो आज पूरा दिन काउंट होता है, अधुना बोले तो दिन का भी काउंट होता है और अभी का भी काउंट होता है। सांप्रतम का दिन का काउंट नहीं होता है, अभी का काउंट होता है, और इदानीम भी अभी का होता है, दिन का नहीं होता है। ठीक है, तो इसके कुछ ऐसे ऐसे कुछ कॉम्बिनेशन रहते हैं। इसके बाद फिर अधस्तात्, पुरस्तात्, अंतः, बहिः, अंतिकम, नीचे, ऊपर। तो ये सब केवल आपको सीखने वाले की दृष्टि से है। ठीक है, तो आप केवल इन सबको एक बार ध्यान देंगे, और आपको मैंने अभी प्रिंसिपल दे दिया है, तो आपको ये अव्यय सारे अलग से याद नहीं करें। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अव्ययों की लिस्ट बना देते हैं, सब आपके ऊपर थोप देते हैं। ये मेरे गुरुदेव ने मुझे समझाया था। ये जो त्र है, दा है, कथम, और ये विधान का है तह, तो ये सब मेरे गुरुदेव ने मुझे बताया। मुझे बहुत सरलता से मुझे ये सब समझाए, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड दैट्स व्हाई आई एम पास, उनके स्मरण पूर्वक मैं आपको ये बता रही हूँ कि उन्होंने मुझे सिखाया है, इसीलिए वो मैं आपको बता पा रही हूँ। तो ये ज्ञान आप जब सिखाएंगे तो इसी तरह आप विभाजित करके अच्छे से सुंदर रूप से आप बता सकते हैं अपने विद्यार्थियों को। ठीक है, तो अभी एक काम करते हैं, विल जस्ट रिवाइज कंप्लीटली। अब ये का टॉपिक हो गया है, तो विल जस्ट रिवाइज। एक मिनट, एक साथ करती हूँ। हाँ, तो इसमें अव्यय का था, ये सब मैं आपको दिखा रही थी इसमें कि रामः कृष्णः च गच्छता। पहले हमने वाक्य देखे, फिर हमने ये उसके प्रयोग, उसके स्थानों को हमने देखा कि वो कैसे मीनिंग को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं वाक्य में। फिर हमने उसका कोशार्थ देखा, फिर उसके बाद हमने उसका डेफिनेशन देखा, सदृशं त्रिषु लिंगेषु में उसका डेफिनेशन देखा। फिर अवयवों के लक्षण देखे उसके डेफिनेशन के साथ कि उसमें क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है, और उसमें परिवर्तन किस किस चीज को लेकर नहीं होता है, वो सब हमने देखा। और ये ईडियम के मूलक होते हैं और ईडियम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये भी हमने देखा। और फिर इनके अर्थों को हमने डिस्कस किया, और उसको कैसे जानते, इसके प्रकार, जैसे इसके अर्थ, उसके प्रकार, और उसके अर्थों को कैसे जानना चाहिए। और फिर कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं अवयवों के, तो उसके प्रकार अर्थ कैसे बदलते हैं, वो सब हमने देखा। फिर उनके विभाग करने का प्रयास किया। एक एम.आर. कार्ले का जो इंग्लिश हायर संस्कृत ग्रामर बुक है, उसमें से विभाग देख के मैंने लिखा, प्रीपोजिशंस, एडवर्ब्स, इस प्रकार का इंग्लिश के हिसाब से। फिर हम अपने विभाग पर आए, और हमारा जो एकदम सिस्टमैटिक विभाग है अवयवों का, उसके प्रकार हमने अवयवों को, उसके टाइप्स को देखा। पर हम सभी अभी नहीं पढ़ रहे हैं, तो ये जो संख्यावाचकानि, ये प्रत्ययांतानि, सुमंतानि, तिङन्तानि, वो सब हम नहीं पढ़े हैं, हम लोग केवल यहाँ तक पढ़े हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा अंश हमने पढ़ा आज। फिर उन सबके सामान्य अव्यय, फिर ये जो प्रत्यय युक्त अव्यय, इन सब के हमने अर्थ के साथ हमने देखा, उसमें सिमिलैरिटीज देखे। और सर्वनाम मूलों के भी हमने अव्यय को स्टडी किया कि एक को निकालो, या ये चार ले लो, ऑलमोस्ट ये सब कॉमन रहते हैं। अतः, इतः निकाल दो, अतः, ततः, कुतः, यतः, सर्वतः, अन्यतः, बस इतना ले लो। ठीक है, तो ये तः निकाल के त्र लिखो, अत्र, तत्र, कुत्र, यत्र, सर्वत्र, अन्यत्र। फिर था रखो, फिर इत्थम होगा ये, फिर ये तथा, कथम होगा, ये कथम होगा, यथा, सर्वथा, अन्यथा। इस प्रकार हम बदल बदल के कैसे अवयवों को स्टडी कर सकते हैं, ये हमने जाना। यहाँ तक पाठ समाप्त हो जाता है। बस एक डाउट या दो डाउट बहुत सिंपल वाले छोटे हैं तो आप पूछ सकते हैं। अस्तु, लगता है कोई डाउट नहीं है। ओके, चलिए।
प्रार्थना करके समाप्त करते हैं। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वं श्रीरामार्पणमस्तु। धन्यवाद आचार्य। शुभमस्तु। नमो नमः। धन्यवाद भगिनी। धन्यवाद भगिनी।